Hi everyone, today in this video we are going to study poem The Caves which is written by दलित राइटर ज्योति लंजेवार। सबसे पहले राइटर ज्योति लंजेवार का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ज्योति लंजेवार एक मराठी दलित राइटर, क्रिटिक, पोइट और एक्टिविस्ट थी। इनका जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने 14 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें से 4 पोइट्री कलेक्शन हैं और 7 किताबें क्रिटिसिज्म पर हैं। इनके फेमस पोएम हैं द साइलेंट स्क्रीम, वाई वर यू बॉर्न, दिशा, मदर, द डाइंग अर्थ, द अनसीन फेस। इनका हर एक वर्क अम्बेडकराइट मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। अम्बेडकराइट मूवमेंट एक एंटी कास्ट मूवमेंट था। अब हम पोएम द केव्स के बारे में जानेंगे कि ये पोएम आखिर किस बारे में है। ये पोएम दलित पर होने वाले ओप्रेशंस को दिखाता है। ये एक प्रोटेस्ट पोएम है जिसमें पोइट ने सिर्फ दलित पर होने वाले जुल्म को ही नहीं दिखाया है, बल्कि अपने वर्ड्स के थ्रू वो प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करने की कोशिश करती हैं। पूरे पोएम को दलित कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है और स्पेशली दलित फेमिनिज्म को भी दिखाया गया है। देखिए, होता क्या था कि दलित्स को तो शुरू से अपर कास्ट के लोगों ने मेंटली फिजिकली ओप्रेस्ड किया ही है। इसके साथ साथ जो दलित औरतें थीं उनको भी ओप्रेस्ड और एक्सप्लॉइट किया जाता था। और एक्सप्लॉइट करने वाले सिर्फ अपर क्लास के ही लोग नहीं होते थे, बल्कि दलित मेन भी होते थे। इसलिए दलित फेमिनिज्म एक अलग और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पोएम का। पोएम का टाइटल है द केव, और द केव्स क्या होता है? गुफा होता है। लिटरल मतलब इसका गुफा है। और गुफा कैसा होता है? अंधेरा, खाली, डरावना। तो पोएम का टाइटल द केव्स एज अ सिंबल, या फिर आप कह सकते हो कि एज एन इमेजरी की तरह लिया गया है, इमेजरी की तरह यूज़ किया गया है। और यहाँ पर केव्स दलित कम्युनिटी और दलित औरतों के पेनफुल हिस्ट्री, उनके सॉरोफुल जर्नी और उनके डार्क लाइफ को दिखाता है। आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। The caves, their inhuman atrocities have carved caves in the rock of my heart. राइटर कहती हैं उनके इनह्यूमन क्रुएलिटी ने मेरे दिल की गहराइयों में जाकर एक गुफा खुरेद दिया है। यहाँ पर देयर उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जिसने दलित कम्युनिटी और ख़ास करके दलित औरतों को एक्सप्लॉइट किया है, यानी कि अपर कास्ट लोगों के लिए यूज़ किया है। और इनह्यूमन एट्रॉसिटीज़ का मतलब है ऐसा क्रुएलिटी करना जो ह्यूमन एक्ट में कंसीडर नहीं किया जा सकता, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बुरा करना। और यही क्रुएलिटी अपर कास्ट के लोगों ने दलित कम्युनिटी पे किया है। और यही क्रुएलिटी ने राइटर के दिल में एक गुफा बना दिया। केव को इमेजरी की तरह यूज़ किया गया है जो राइटर के डार्क और पेनफुल जर्नी को दिखाता है फॉर बीइंग अ दलित। यहाँ पर राइटर ने कार्व्ड वर्ड का यूज़ किया है, जिसका मतलब है पत्थर को काट कर कुछ बनाना, और कार्व्ड किए हुए चीज़ों का निशान मिटाया नहीं जा सकता। तो राइटर कहती हैं कि मेरे दिल में कार्व्ड केव्स हैं, यानी ऐसे दर्दनाक पेन हैं जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। यानी कि दलित औरतों और दलित कम्युनिटी पे इतना ज़्यादा क्रुएलिटी किया गया है कि उसे कभी मिटाया या कभी भूला नहीं जा सकता। I must tread this forest with wary steps, eyes fixed on the changing times. ट्रेड का मतलब होता है वॉक करना यानी चलना, और वेरी का यहाँ पे मतलब है केयरफुल। तो राइटर कहती हैं कि मुझे इस जंगल में संभल संभल के कदम रखने होंगे और अपनी नज़र बदलते हुए समय पर रखनी होंगी। यहाँ पर फॉरेस्ट को एज एन इमेजरी यूज़ किया गया है। राइटर कहती हैं कि उनकी और दलित वुमेन की ज़िंदगी एक फॉरेस्ट की तरह है, जहाँ पर उन्हें अपना एम को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे अपने कदम ध्यान से उठाएं, नहीं तो हो सकता है कि वो भटक जाएंगी, क्योंकि गोल को अचीव करना इतना ईजी नहीं है। और यहाँ पर राइटर का गोल और एम क्या है? कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना और दलित फेमिनिज्म को सपोर्ट करना। आगे फिर वो कहती हैं कि चेंजिंग टाइम्स, यानी कि बदलते हुए समय पर भी मुझे अपनी नज़र रखनी होगी। अब ये चेंजिंग टाइम क्या है, तो इसे राइटर ने आगे के लाइंस में बताया है।
The tables have turned now. Protest spark now here, now there. इन लाइंस में राइटर कहती है कि टेबल टर्न हो चुकी है, मतलब अब सिचुएशन बदल चुकी है। जो दलित पहले कभी प्रोटेस्ट नहीं करते थे, अब वो प्रोटेस्ट करने लगे हैं और प्रोटेस्ट की चिंगारी इधर उधर भड़कने लगी है और यही चेंजिंग टाइम है। I have been silent all these years, listening to the voice of right and wrong, but now I will fan the flame of human rights. आगे राइटर कहती हैं कि मैं कई सालों तक शांत रही और लोगों या फिर समाज के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है उसको चुपचाप सुनती आई, पर अब मैं शांत नहीं रहूँगी और प्रोटेस्ट की चिंगारी को फैनिंग करूँगी। जिस तरह से हम आग में जब फैनिंग करते हैं तो आग की लपटें बढ़ जाती हैं, उसी तरह राइटर कहती है कि मैं प्रोटेस्ट की चिंगारी को अपने कंट्रीब्यूशन से बढ़ाऊंगी क्योंकि ये लड़ाई ह्यूमन राइट्स की है। यहाँ पर फ्लेम्स को इमेजरी की तरह यूज़ किया गया है जो प्रोटेस्ट के एंगर को दिखाता है। राइटर के वर्ड चॉइस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट लाइन में इन ह्यूमन एट्रॉसिटीज़ की बात की गई है, इसलिए वो दलित प्रोटेस्ट को अब ह्यूमन राइट की प्रोटेस्ट कहती हैं। इसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए पहले स्पार्क वर्ड यानी कि चिंगारी का यूज़ किया था, फिर वो कहती हैं कि इस स्पार्क को वो फ्लेम में बदल सकती हैं अपने कंट्रीब्यूशन से, यानी कि छोटे से प्रोटेस्ट को बड़ा बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्ड हेल्प करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करने में, और ज्योति लंजेवार के पोम्स की ये एक स्पेशल क्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं। How did we ever reach to these place, this land which has never mothered to us, which never gave us even the life of cats and dogs? आगे के लाइंस में राइटर रेट्रिकल क्वेश्चन करते हुए पूछती हैं कि हम इस ज़मीन पर कैसे आ गए, ऐसी ज़मीन जो कभी भी हमारे लिए माँ ना बन सकी। यहाँ पर मदर को एज एन इमेजरी यूज़ किया गया है। मदर सुन के हमारे माइंड में मेंटल इमेज क्रिएट होता है लव, केयर और हैप्पीनेस का, पर राइटर कहती हैं जिस धरती को, लैंड को माँ की तरह होना चाहिए वो हमारे लिए माँ नहीं है। ये लैंड हमें कभी प्यार और केयर नहीं करती, तो हम यहाँ कैसे आ गए। हम लोग भारत माता का नारा लगाते हैं, ये मानते हैं कि ये ज़मीन हमारी केयर करती है, पर अकॉर्डिंग टू राइटर या फिर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू होल दलित कम्युनिटी, ये ज़मीन उनका केयर नहीं करती, ये ज़मीन उनके लिए माँ की तरह नहीं है। वो राइटर कहती हैं ये ज़मीन हमें कुत्ते और बिल्लियों वाली भी ज़िंदगी नहीं जीने देती, मतलब कैट्स एंड डॉग्स भी ज़्यादा अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं, पर दलित कम्युनिटी के लोगों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। आप राइटर के पेन और पूरे दलित कम्युनिटी के पेन को इन लाइन से समझ सकते हो। I hold their unpardonable sins as witness and turn here and now a rebel. ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टिंग हैं। राइटर कहती है कि अपर कास्ट के लोगों ने जो हमारे साथ किया है वो अनपार्डनेबल सिंस है, एक ऐसा पाप जिसे राइटर कभी नहीं माफ़ करेंगी और विटनेस की तरह इसे हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखेंगी। और उनका किया गया पाप गवाह है कि आज विरोध हो रहा है यहाँ और वहाँ। अब यहाँ पे जो अनपार्डनेबल सिन लिखा है ना, इसे आप कंपेयर करो कार्व्ड केव से, जो कि फर्स्ट लाइन में लिखा था। तो फर्स्ट लाइन में राइटर ने क्या कहा था कि उनके दिल में एक ऐसा पेन है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो अगर उस दर्द को मिटाया नहीं जा सकता तो वो ऑब्वियस है एक अनपार्डनेबल सिन होगा, यानी कि उस पाप को राइटर कभी माफ़ भी नहीं कर सकती। तो आपने देखा किस तरह से पूरे पोएम में राइटर ने एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कॉन्ट्रास्ट भी किया है और कंपेयर भी किया है, और ये ज्योति लंजेवार के पोएम की एक स्पेशल क्वालिटी है।
नाउ लेट अस डिस्कस द इमेजरी इन द पोएम। पहला इमेजरी है फॉरेस्ट, जो कि ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या फिर रुकावट को दिखाता है। जैसा कि राइटर ने कहा था कि मुझे इस फॉरेस्ट में संभल संभल करके कदम रखने होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल आ सकते हैं मुझे अपने एम को अचीव करने के लिए। उसके बाद है मदर लैंड, जो कि केयर और लव का इमेजरी है। फ्लेम्स, जो कि प्रोटेस्ट के एंगर को दिखाता है। और केव्स को तो हमने पोएम के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, जो कि दलित के पेनफुल जर्नी को दिखाता है। अब आइए पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट थीम है इल ट्रीटमेंट ऑफ दलित बाय अपर कास्ट। ये पर्टिकुलर थीम आपको इस पोएम के स्टार्टिंग से एंड तक देखने को मिलेगा, और सिर्फ इसी पोएम में नहीं बल्कि ज्योति लंजेवार के मोस्ट ऑफ द पोएम्स में आपको ये थीम देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो दी अनसीन फेस, जो कि इन्हीं का लिखा हुआ एक पोएम है, उसमें भी उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से दलित के साथ इल ट्रीट किया जाता है बाय अपर कास्ट पीपल। इसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से दलित को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, कम्प्लीटली मार्जिनलाइज किया जाता है एक ही सोसाइटी में। तो जब भी आप थीम लिखते हो या फिर क्रिटिकल अप्रिसिएशन करते हो तो एक वर्क को दूसरे वर्क से ज़रूर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना। उसके बाद अलग इंपॉर्टेंट थीम है एंगर, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट थीम है। इस पोएम के बहुत सारे लाइन से आप राइटर और पूरे दलित कम्युनिटी के एंगर को देख सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट थीम है पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट। इस पोएम में पोइट ने तो दलित कम्युनिटी की बात की ही है, पर वो दलित फेमिनिज्म को भी रिफ्लेक्ट करती हैं, और दलित फेमिनिज्म पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट से ही आता है। और सिर्फ इसी पोएम में नहीं बल्कि उन्होंने अपनी द साइलेंट स्क्रीम में भी पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश की है। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम है होप, ऑप्टिमिज्म। राइटर जब लिखती हैं कि द टेबल हैज़ टर्न नाउ, तो ये होप को दिखाता है। ये दिखाता है कि किस तरह से पहले दलित प्रोटेस्ट नहीं करते थे लेकिन अब प्रोटेस्ट करने लगे हैं, तो हो सकता है कि समाज में इक्वालिटी आ जाए और उन्हें ह्यूमन राइट मिल पाए। तो ये एक होप को दिखाता है। और हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट थीम है रेबल, यानी कि प्रोटेस्ट। राइटर कहती हैं कि जो उनके कम्युनिटी के साथ हुआ है वो उनको कभी भूलेंगी नहीं, और वो हर हाल में प्रोटेस्ट करेंगी और पूरा कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेगा। तो ये जो है वो इसलिए एक प्रोटेस्ट पोएम के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।